के आधार पर क्या होता है, प्रोसेस होता है। यह बात तो समझ में आ रही होगी भाई। प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू का ही तो है। यही तो कल बता रहा था कि जो डेटा आएगा आपके पास, जो रॉ फैक्ट आएंगी, उनको प्रोसेस करके प्रॉपर इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, सीपीयू की रहेगी। तो सीपीयू का जो ऑपरेशन है, यानी जो सीपीयू की जो पूरा परफॉर्मेंस फंक्शंस है, वो मैंने कहा ये चार तरह से, चार स्टेप्स में अपने वर्क को परफॉर्म करता है। पहला है क्या, फैच करना। फैच माने होता है जाकर लाना। क्या लाना, डाटा। इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए डेटा। ये डेटा जाकर के लाएंगे, फैच करेंगे। कहाँ से, कहाँ से लाएंगे, हाँ कौन सी, मेन मेमोरी। और आपको ये भी समझाया था कि हमारा जो मेमोरी का लेवल होता है, इसमें कैश मेमोरी पढ़ाया था लेवल 1 में, मेमोरी थी, फिर उसके बाद कैश मेमोरी भी आई थी। तो उसमें बताया था उधर से भी ये डेटा फैच करते, फिगर उसमें दिया था, पिछली वाली वीडियो में मौजूद होगा, देख लीजिएगा। दूसरा काम क्या होता है, जब डेटा लेकर के आएंगे तो डेटा रहेगा कोड में, इसको करना पड़ेगा क्या, डी कोड। कोड जान रहे हैं ना आप लोग, किसी बात को कोड में कहना, मतलब उसको कूट में लिख देना। तो यहाँ डी कोड होगा, ये तय किया जाएगा कि जो डेटा आया है वो एयू में जाएगा प्रोसेस के लिए कि एलयू में जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा जब डिकोड हो जाएगा तो अपने अपने इकाइयों में पहुंच जाएगा, क्या होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। क्या होने के लिए, एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में कैलकुलेशन अब शुरू हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो एग्जीक्यूशन होगा। और आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, बोलो, आउटपुट। ठीक है, अब ये आउटपुट भेज दिया जाएगा कहाँ पे, डिस्प्ले होने के लिए आपके मॉनिटर पर, या फिर प्रिंटर आपने लगाया हुआ तो या प्रिंटर के पास, या कोई भी आउटपुट डिवाइस जिससे हमें आउटपुट प्राप्त हो सके, उधर ये डिस्प्ले होने के लिए चला जाएगा। पेपर में पूछा भी जाता है कि सीपीयू निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशंस करता है। तो पहला उसका फैच, दूसरा डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा राइट बैक। ठीक, डेटा आएगा, डेटा को लेकर के आना, पहले फैच कर लेंगे और फिर जो डेटा आपके पास आया है उसको डिकोड करना है। इसलिए करना है कि क्योंकि उसमें ये देखना है कि कहीं अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना है कि लॉजिकल ऑपरेशंस कराना है। तो इसके हिसाब से उनको दोनों यूनिट में भेज दिया जाएगा और फिर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और राइट बैक हो जाएगा। याद होगा हमने कहा था सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर अथवा क्या, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। कल ये बात बताई थी। ये भी बताया था कि इनकी जो स्पीड होती है, इनके कैलकुलेशंस की स्पीड को मापा जाता है सबसे छोटी इकाई हर्ट्ज में। उसके बाद क्या आती है, इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलो हर्ट्ज, फिर मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। अभी हमारे पास जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ये सारी यूनिट इनकी स्पीड को मापने में छोटी पड़ती है, इसलिए अभी एक्सप्रेस करते हैं किसमें, गीगा हर्ट्ज में। सवाल है ये होता कैसे है। सीपीयू जब ये चारों ऑपरेशंस कर देता है ना, तो ये एक साइकिल कहलाती है। कितना, ये चारों ऑपरेशंस बराबर होता है किसके, 1 साइकिल के। ठीक है, और यही 1 साइकिल कितने के बराबर हो जाती है, 1 हर्ट्ज के। मतलब ये 4 वर्क कर दो, 1 साइकिल कंप्लीट हो गई सीपीयू की, और ये कितने के बराबर है, 1 हर्ट्ज के। बात समझ में आई। अगर कोई प्रोसेसर 1 किलो हर्ट्ज की क्षमता का है तो वो कितने साइकिल 1 सेकंड में कर पाने में सक्षम होगा, 10 की घात 3, मतलब 1000 साइकिल 1 सेकंड में कर देगा। 1000 समझ रहे हो, मुझे 1000 बोलने में 1 सेकंड लग जाएगा, उतनी देर में क्या कर देंगे, ऐसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक कितनी बार कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो स्पीड हो रही है ना, इससे दिख रहा है स्पीड। फिर अगला आता है क्या, मेगा हर्ट्ज। ये होगा 10 टू पावर किसमें, 6 में, और गीगा हर्ट्ज कितने में चला जाएगा। तो अभी हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं वो इस वाली इकाई में हम एक्सप्रेस करते हैं। आप हमारी लैब में जाइएगा, देखिएगा, पता लगाइएगा कि जो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में लगे हैं वो कितनी क्षमता के लगे हुए हैं। तो अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस याद रखने हैं, सीपीयू के ऑपरेशंस, स्टेप में चारों के नाम, और
प्रोसेसर को मापने की जो स्पीड होती है उसे किससे करते हैं एक्सप्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको प्रोसेसर बता दूं, नॉर्मली अगर हमको कोई प्रोसेसर परचेज करना हो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए, तो अभी के लिए इंटेल नाम की कंपनी का प्रोसेसर आता है और AMD नाम की कंपनी है। ये दोनों का जो मार्केट शेयर है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है प्रोसेसर के मामले में, ये और ये। देखो लैपटॉप किसी भी कंपनी का लीजिएगा, डेल का, लेनोवो का, HP का, पर उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ आप देखेंगे या तो इंटेल का होगा या फिर किसका होगा, AMD का होगा। ये दोनों ही अमेरिकन कंपनीज हैं, इंटेल और AMD। एडवांस माइक्रो डिवाइस है और ये क्या है, इंटेल की कंपनी है। मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बताया भी था जनरेशन पढ़ाते समय, ये सारी बातें आपकी कॉपी पर आ गई हैं, हाँ? जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। हो गया? यहां तक हो गया हो तो बताएं आगे। तो कुछ बातें और जान लीजिए जो लोग शुरू में नहीं रहे होंगे। हमने एक और बात बताई थी कंप्यूटर जनरेशंस को लेकर के, किसको, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाया था। हटाएं इसको, इसमें शिवम नाम का कोई है, आप बता दो क्या हुआ? अच्छा अच्छा चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा प्रोसेसर की हिस्ट्री भी जान लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेसर कंप्यूटर की जब जनरेशन्स आप पढ़ते हो तो अभी हम कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स के बारे में जानते हैं। 5 जनरेशन्स हैं और ये जनरेशन्स बनाई गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के इन्वेंशंस के साथ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी क्या होती गई, एडवांस होती गई, उसके हिसाब से हमने इनको अलग अलग जनरेशनों में रखा है। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको जानना चाहिए। पहले आईसी सीधे नहीं बन गई थी या प्रोसेसर सीधे नहीं बन गया था, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब बना, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ। फिर क्या हुआ, ये जो वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स बता रहा हूँ, नहीं परिपथ में एक इक्विपमेंट या एक कंपोनेंट के तौर पर क्या होते थे, इनके उपयोग होते थे। और बाद में जब इन्वेंशन हुआ किसका, आईसी का, जैक किल्बी ने बनाया था ना इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, सिलिकॉन की बनती है ना ये। तो जो बहुत बड़े बड़े परिपथ हुआ करते थे, सर्किट हुआ करते थे, उनको आईसी मिला करके छोटे से स्ट्रक्चर में इसको, इस पूरे परिपथ को अरेंज कर दिया गया, जिससे आईसी आई। इसी आईसी का लार्ज कलेक्शन का परिणाम ही क्या था, प्रोसेसर था। समवन आस्क अबाउट द कंप्यूटर प्रोसेसर, तो आप क्या बोलेंगे, सर प्रोसेसर इज अ ह्यूज कलेक्शंस ऑफ द क्या, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें एक डेटा भी तुम लोगों को बताया था कि जब आईसी में देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लग करके परिपथ को बनाती हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ, रजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, ये सारे नाम पढ़े होंगे ना, ट्रांजिस्टर्स है, तो इनको इंक्लूड करते हुए पूरा परिपथ बनाते थे और एक छोटे से आकार में ही उसको क्या करते थे, एडजस्ट करते थे। तो यहाँ से शुरू होती है किसकी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी। अब आईसी का कलेक्शन बन गया प्रोसेसर। तो आईसी को प्रोसेसर में सबसे पहले बनाने का काम जो शुरू किया था वो इंटेल नाम की एक कंपनी ने शुरू किया था। इंटेल एक सेमीकंडक्टर
चिप बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है इंटेल। तो 1971 में सबसे पहला जो प्रोसेसर बना, जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल द्वारा बनाया गया था और इसका नाम क्या था? इंटेल कंपनी का नाम रहेगा 4004 इंटेल 4004। ठीक है, तो कुछ बातें ये भी याद रखिएगा, यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है प्रोसेसरों की। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ बातें और थी। आईसी में अगर सुना होगा तो मैंने एसएसआई की बात कही थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशंस। नहीं बताया था क्या ये सब? से हुआ नहीं था? नहीं, ये एसएसडी और हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो नाम ले रहा हूँ ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, आईसी। इन्हीं के आधार पर तो हमने कंप्यूटर की जनरेशंस बनाई थी। आज आप ये मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, इतने छोटे से आकार में ये सब हमारे पास फ़ोन उपलब्ध है, सेल फोन उपलब्ध है। तो क्या आज से 70 साल पहले ऐसे था? 80 साल पहले ऐसे था? नहीं था। कंप्यूटर का विकास ऐसे नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एडवांस होती गई, उनमें नई टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे ये इक्विपमेंट भी क्या होते गए? फास्ट होते गए, स्मार्ट होते गए। तो अगर आप जनरेशन पढ़ते हो कंप्यूटर की, सबसे पहली वाली जनरेशन, तो पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, निर्वात नली बोलते हैं उसको हिंदी में। बोलो, ये थोड़े से फैक्चुअल चीजें हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा। डायोड, ट्रायोड का नाम सुने थे फिजिक्स में? हाँ, तो उन सभी डिवाइसेस का उपयोग परिपथ बनाने में करते। परिपथ बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है? ये सब देखो, ये सब क्या बना हुआ है? परिपथ बना है ना, सर्किट बना हुआ है। तो पहले सर्किट में सारे इक्विपमेंट आपको इस तरह से अलग अलग लगाने पड़ते थे। उसके बाद ही इनको एक प्लेट पर लगाने के लिए पीसीबी भी आई। पीसीबी का नाम बताया था ना हमने, क्या? पीसीबी प्लेट जानते हैं ना आप लोग? हाँ या ना बताइए भाई, नहीं जानते हैं? ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो मदरबोर्ड है, ये बेसिकली किस प्लेट पर बनाया गया? इसके सारे इक्विपमेंट जो इसमें लगे हैं, सारे कंपोनेंट जो लगाए गए हैं, वो किस पर लगाए गए हैं? इस प्लेट पर लगाए गए हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या? पीसीबी प्लेट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। तो आज के टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस बनती हैं, सब किस पर बनती हैं? ये आप देख रहे होगे, ये रैम है ना, तो किस पर लगी हुई है? पीसीबी प्लेट पर बनी हुई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है। तो ये कॉपर का बनता है। उसके बाद इस पर देखोगे यहाँ पे पूरा वायर्स लगाए गए हैं, पतले पतले, जिनसे आपके सिग्नल्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या हो पाए? जा पाए। तो ये सारे कुछ यहाँ पे करते हैं। ये पीसीबी बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये समझे प्रोसेसर। मैंने कहा थोड़ी हिस्ट्री भी जानते रहो कि प्रोसेसर की शुरुआत 1971 में इंटेल नाम की अमेरिकन कंपनी ने इसको शुरू किया था। और पहला जो प्रोसेसर बनाया था उसका नाम इंटेल 4004 था। इसको बनाने का काम जो है फेडरिको फैगिन ने किया था। किसने? फेडरिको फैगिन ने। फेडरिको फैगिन, नोट करते रहिएगा सारी चीज़ें, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं समझें इसको। फेडरिको फैगिन, फेडरिको फैगिन। ये फुल फॉर्म इसका याद रखना। और आईसी को भी बनाया था किसने? जैक किल्वी ने। जैक किल्वी। अच्छा, संभवतः जनरेशंस इसमें कई लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। चलो उसको एक दिन हम लोग सेपरेट करके फिर से पढ़ लेंगे, जिससे सारी बातें आपको समझ में आएगी क्या क्या कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास हुआ है, कौन कौन सी डिवाइसेज आई, फिर आज के टाइम पर क्या चल रही हैं। इन सबको चीज़ों को देखेंगे एक सेपरेट क्लास में। ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर, समझ में आया? अच्छा, अब तो माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेसर्स आ रहे हैं। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको और बता दूं। एक शब्द हम लोग प्रोसेसर में यूज करते हैं, कोर। कौन सा? जैसे डुअल कोर, जैसे क्वाड कोर, ऑक्टा कोर,
तो इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली कोर बताता है नंबर ऑफ प्रोसेसरों को, नंबर ऑफ क्या, यानी प्रोसेसरों की संख्या शो करता है। कौन सा शब्द? कोर। अगर डुअल कोर है तो कितने प्रोसेसर? 2 प्रोसेसर भाई। यानी आपके कंप्यूटर में कोई कहे कि मेरे पास डुअल कोर का प्रोसेसर है, तो आप क्या समझोगे, कितने प्रोसेसर लगे उसमें? अगर कोई कहे ऑक्टा कोर है, तब कितना बताओगे? 8 प्रोसेसर लगा होगा। ठीक है। क्वाड कोर कोई बोल रहा है तो मोबाइल फोनों में देखा होगा ना, स्नैपड्रैगन बोलते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर, मतलब कितने प्रोसेसर? ऑक्टा कोर बोल रहा हूं, 8 हो जाएगा, 4 बड़े 4 छोटे। ठीक है। तो इसमें भी प्रोसेसरों की संख्या को किससे शो किया जाता है? कोर से। तो समवन आस्क अबाउट द कोर इन द क्या, माइक्रो प्रोसेसर, तो क्या बोलोगे सर? कोर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्या? नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो इसको लिख लेना कोर। अच्छा, ये जो कोर होगा ना, ये फिजिकल होंगी। कैसी होंगी? जैसे हम प्रोसेसर दिखाते हैं ना, फिजिकल का मतलब क्या होता है? ये हार्डवेयर में आपको दिखेगा हाँ 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं। और एक वर्ड और आएगा, थ्रेड। पहले ये वाला लिख लो, जो बता रहा हूं इसको कर लो, उसके बाद फिर और समझेंगे। अगला वर्ड लिख लीजिएगा, थ्रेड। ये क्या होता है? ये वर्चुअल कोर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? हाँ, ये आभासी कोर होती है। आभासी समझते हो? आभासी समझते हैं? आभासी शब्द का मतलब समझते हैं? आभासी नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, मॉनिटर चल रहा हमारा। ये आप कीपैड देख रहे हो, तो ये फिजिकली है कि आभासी? मतलब फिजिकल में है ना, अभी हार्डवेयर है। अगर आप इसी कीपैड को अपने मोबाइल फोन पर जब आप कुछ टाइप करते हो, तो यहां पर भी तो आता है कुछ ऐसा लिखा हुआ, ये वाला बोर्ड। ये क्या है? इसकी तरह जैसे मैं दिखा रहा था, ये वर्चुअल कीपैड है। तो ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर आभासी का मतलब होता है जो वास्तव में नहीं होता लेकिन होगा, आभास होगा। जैसे किसी चीज का होता है आभास, किसी वस्तु का प्रतिबिंब पानी में आभासी है वो वास्तव में नहीं है लेकिन दिख रहा है ना, आभासी। अच्छा उदाहरण दिया। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे प्रोसेसरों में भी क्या होता है, एक शब्द और आता है, थ्रेड। क्या आता है? लिख लीजिएगा, थ्रेड। थ्रेड्स आर द वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, अगर आज के टाइम पर आपको लैपटॉप परचेज करना हो तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, किस जनरेशन्स का प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने कोर और कितने थ्रेड का है? तो यह भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, हम अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें पीसी में, तो एक भारतीय मूल के अमेरिकन थे, विनोद बाथम। कौन? विनोद बाथम। इन्होंने जो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया, तो सबसे पहले उसका नाम रखा था P1। P1 मतलब पेंटियम 1। कौन सा? पेंटियम 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्रम बढ़ता गया, P2 आया, P3 आया, फिर क्या आया? P4 आया, पेंटियम 4। अब ये सब नहीं बनते हैं, इनका सबका मैन्युफैक्चरिंग क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। फिर सेलरॉन, डुअल कोर, ऐसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर्ड किए गए इंटेल द्वारा। कोर 2डू, और उसके बाद शुरू होती है कोर i3 की सीरीज। कोर i3, कोर i5, कोर i5, ये इनके प्रोडक्ट के नाम है। कोर i5, कोर i7, कोर i9, ये सब है। ये सारे प्रोसेसर शुरू हुए।
अभी अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये सबकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी, इधर वालों की खत्म, ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ठीक। तो जब इसको आप खरीदोगे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा कि इसमें कितने कोर और कितने कोर i3 में कितने कोर और थ्रेड आ रहे हैं, 2 कोर और 4 थ्रेड के कोर i3 आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रोसेसर लेते समय बताया कि कोर i3 का 11वीं जनरेशन है और आपसे ये बोले शब्द कि इसमें 2 कोर और 4 थ्रेड लगे हुए हैं, तो आप इसका मतलब आप समझ पाएंगे कि 2 प्रोसेसर हैं फिजिकल में और 4 प्रोसेसर कैसे हैं, वर्चुअल में, ठीक है। और प्रोसेसर का काम क्या होता है ये हम आपको समझाते हुए आ रहे हैं, जिसको हमने सीपीयू के नाम से कहा था, जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता रहता है, प्रोसेस करता है। तो इसका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पावरफुल नहीं होगा तो इंस्ट्रक्शन जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोसेसर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो कोर i3 में भी केवल नाम से नहीं बनेगी बात, इसमें भी जनरेशन चलती है। 1 से शुरू हुई थी, अभी वर्तमान में कौन सी जनरेशन एक्टिव है, 11वीं जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है। अब एक और अपडेट कर लीजिएगा, 12वीं भी आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल में 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में इनकी जनरेशन क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो अब अगर आपने अभी लैपटॉप खरीदा होगा कुछ समय पहले, तो कोर i3 की 11th जनरेशन चल रही थी, लेकिन अब क्या आ चुकी है, 12 जनरेशन। तो जब आप लैपटॉप परचेज करोगे 12वीं या 11वीं जनरेशन में, तो प्राइस में भी अंतर होगा, सेम होगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास पड़ता है। तो जब आप खरीदिएगा अपना कोई लैपटॉप, उसने दुकान वाले ने कहा कि कोर i3 लगा हुआ है, तो उससे ये पूछेंगे कितने कोर और कितने थ्रेड हैं, और ये पूछेंगे कि कौन सी जनरेशन्स का दे रहे हो। अगर आपको ये पता है कि वर्तमान में 12वीं जनरेशन कोर i3 में चल रही है और आपको 10वीं जनरेशन दे रहा है, तो इसका मतलब आप 2 जनरेशन पीछे का क्या कर रहे हो, प्रोसेसर परचेज कर रहे हो, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना। और बाकी चीज़ें डिपेंड करती तुम्हारे बजट पर, उसके हिसाब से आप उसके ऊपर करिएगा। तो 12वीं जनरेशन तक समझ में आया। ये ऐसे सभी में क्या चल रही हैं, जनरेशन चल रही हैं। अब आगे पढ़िएगा अगली यूनिट में। देखो सीपीयू से जो सवाल बनेंगे आपके पेपर के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एएलयू का फुल फॉर्म और उसका काम समझे रहिएगा, सीपीयू का ऑपरेशन जानते रहिएगा, और क्या पता करना है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को जो प्रोसेस करता है तो उसकी स्पीड को किस में हम मेजर करते हैं, मापते किस में है। तो मैंने बताया हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में और किसमें, गीगा हर्ट्ज में इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ बातें आपको और बताई कि पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे पास जो प्रोसेसर है इंटेल द्वारा जब बनाया गया, तो विनोद बाथम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये पेंटियम सीरीज का काम शुरू किया था। P1, P2, P3, P4 ऐसा बोलते थे, ठीक है। और अभी इस क्रम में चलते हुए इंटेल के द्वारा कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 के प्रोसेसर मार्केट में उपलब्ध हैं, जो अलग अलग जनरेशन्स में भी आते हैं। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, प्रोसेसर में एक शब्द आता है कोर, कोर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फिजिकल प्रोसेसर्स, और दूसरा शब्द कौन सा है, थ्रेड है। क्या है, थ्रेड। तो थ्रेड क्या है, एक तरह का वर्चुअल कोर होगा आपके प्रोसेसर का। वर्चुअल क्या, वर्चुअल प्रोसेसर समझ लीजिए इस तरीके से। यहां तक समझ में आ गई पूरी बात। अब अगली इकाई में पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, और आगे अब पढ़िएगा जो चौथी यूनिट हमारी है वो है आउटपुट यूनिट। कौन सी, आउटपुट यूनिट। लिखिए, तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस, हिंदी में इंग्लिश में ना, आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं ना सारे लोग। तो आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल इक्विपमेंट। आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल इक्विपमेंट that converts a computer's output to a form that can be seen
heard or used as an input for other device. अदर क्या हो जाएगा? डिवाइस। यहां तक लिखा। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं भाई, सीपीयू ने सारा ऑपरेशन कर दिया, रिजल्ट बना दिया, उस रिजल्ट को कौन देखेगा? हम लोग देखना चाहेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सीपीयू हमको दिखा देगा क्या सारी चीजें? नहीं, जो रिजल्ट सीपीयू ने बनाया है उसे अब हम देखना चाहते हैं। उस रिजल्ट को देखने के लिए जो सीपीयू द्वारा बनाया गया है, हमें यूज करना पड़ेगा या हमें बनाना पड़ेगा कौन सी डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस। तो मैंने कहा कि आउटपुट डिवाइसेस वे कंप्यूटर के सहायक उपकरण होते हैं जो रिजल्ट को यूजर के देखने, सुनने या फिर किसी अन्य डिवाइस के लिए एज अ इनपुट का काम करने का कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है यार, जो कंप्यूटर में हुआ है वो हमें देखना है। मैंने जो कुछ किया है, जो भी प्रोग्राम्स बनाया है या जो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहता हूं सीपीयू से, वो हो जाने के बाद मुझे दिखाई पड़े। आप कोई काम करेंगे उसका परिणाम देखना चाहेंगे कि नहीं? देखना चाहेंगे ना। आपने क्या कर दिया, आप अपने मोबाइल फोन से 4 और 6 नंबर एंटर कर देते हो प्लस के निशान के साथ में, तो रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहा है उसका हमें क्या करना है? देखना है या फिर क्या करना है? सुनना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। तो क्या बोलोगे सर? आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के वे सहायक उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा बनाए गए आउटपुट को किस फॉर्म में बदलते हैं? देखने, सुनने और किसी और डिवाइस के लिए इनपुट के तौर पर कार्य करने के लिए। तो हमें ये आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। अब आउटपुट डिवाइसेस में सिंपल सा मतलब, भैया आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है ये? मॉनिटर ही तो है। प्रिंटर देखियो, स्पीकर, प्लॉटर, they are all the example of what? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, तो आउटपुट डिवाइसेस को बताना आसान है। बता लोगे? कैसे बताओ? कौन? देखने में और सुनने में या किसी और डिवाइस के लिए इनपुट का कार्य करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है वो सब क्या कहलाते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर हुआ कि सॉफ्टवेयर हुआ? हार्डवेयर हुआ ना। तो कंफर्म हुआ। तो चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। हम लोग पहली डिवाइस सीखेंगे मॉनिटर। लेकिन रुकिएगा, कंप्यूटर का जो आउटपुट है ना वो 2 तरीके का है। कंप्यूटर यूनिट द्वारा प्रदान किया गया जो आउटपुट होगा वो कितने टाइप का होगा? 2। कैसा? एक होता है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट आउटपुट या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और दूसरा कौन सा? हार्ड कॉपी। ये वाला शब्द सुने हो? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। आप कभी किसी वेबसाइट पर जाकर के कोई फॉर्म भर देते हो तो कहते हैं जरा हार्ड कॉपी दे दीजिए। तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या? उसका प्रिंट आउट निकालिए। जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसी का क्या कर लीजिए? प्रिंट आउट। तो जो प्रिंट आउट आपके पास आएगा वो कैसा कहलाएगा? हार्ड कॉपी। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी क्या होगा? ऐसा आउटपुट, सुनना ध्यान से, आउटपुट यूनिट का काम आउटपुट प्रदान करना होता है, यह बात आपको पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आउटपुट 2 तरह का है, एक सॉफ्ट कॉपी नेचर का, दूसरा कौन सा? हार्ड कॉपी नेचर का। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? ऐसा आउटपुट जिसका नेचर क्या हो? टेम्परेरी हो। स्क्रीन पर दिखने वाली जो इमेज होती है या जो आप वीडियो देखते हो, तो क्या एक ही पिक्चर रुकी रहती? क्या चलता रहता ना? तो आपका स्क्रीन पर जो भी इमेज दिखाई पड़ेगी वो फिक्स नहीं, वो बदलती रहती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई आउटपुट जिसका नेचर क्या हो? टेम्परेरी हो। कैसा हो? और हमारे यूज कर लेने के बाद वो वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसे आउटपुट को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। तो अपने ये चार्ट बनाइएगा और यहाँ लिख लीजिएगा, इसका नेचर क्या होता है? अस्थायी होता है और यूजर के उपयोग कर लेने के बाद यह वैनिश हो जाती है। इट्स नेचर इज क्या? टेम्परेरी। आफ्टर यूजिंग इट विल भी क्या हो जाएगा? वैनिश।
ये दोनों बातें लिख लीजिए, बहुत सिंपल सी पॉइंट बना लीजिएगा। प्रकृति में अस्थायी होता है और यूजर द्वारा उपयोग कर लेने के बाद या खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को प्रोड्यूस करने वाला कोई डिवाइस तो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल बताइए, सोच के बताइए। अपनी कई दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो, देख रहे हो, तो सॉफ्ट कॉपी को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा उपकरण है? हाँ, उपकरण की बात कर रहे हैं यार हम। ये दिख नहीं रहा सामने? क्या है ये? मॉनिटर है। तो क्या इतना परेशान हो रहे हो यार? मोबाइल फोन पर जो आप स्क्रीन देखते हो वो क्या है? आउटपुट दिखाती है। कैसी आउटपुट दिखाती है? सॉफ्ट कॉपी। तो एग्जाम्पल में आएगा क्या? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर वैसे ही दिखता है जैसे आपने घर पे अपने टीवी देखा होगा। ऐसे दिख रहा है, ऊपर देखो मॉनिटर। और नहीं ज्यादा समझ पा रहे हो तो मैं आपको और मॉनिटर दिखाता हूं ला करके, ये देख लो। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट है? सॉफ्ट कॉपी देगा कि हार्ड कॉपी देगा? ये सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब हुआ? सॉफ्ट कॉपी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नजर आएगी यहाँ पे, पर यूजर के समझने लायक रहेगा, देखने लायक रहेगा। और यहाँ पे जो चीजें दिखाई पड़ेंगी हमारे यूज कर लेने के बाद, क्या हमेशा के लिए ही रुकी रहती है? सीनरी देखो घर में जो लगाते हो, वो बदलती है क्या? अरे सीनरी अगर लगा रखा हो तो, कोई फोटो लगा रखा हुआ, वो बदलती नहीं ना। और ये वाला बदल जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि हमारे प्रयोग करने के बाद ये क्या होता है, इसका आउटपुट जो दिखाई पड़ता रहता है वो समाप्त भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। यहां तक समझ में आया? बोलो। अब मॉनिटर को जरा समझते हैं थोड़ा, और इसकी भी विकास की यात्रा में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, मॉनिटर के बारे में लिखो। ए मॉनिटर और डिस्प्ले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समटाइम कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। समटाइम कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, VDU। बुलेट पॉइंट है पहला, VDU क्या बोलेंगे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बंद करिएगा। इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर। फॉर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। आ रहा है? अच्छा, क्या यह बात लिखाना जरूरी कि मॉनिटर अलग अलग साइज में आता है? बोलो, पता है ना? तो कुछ नाम बताओ, जैसे 14 इंच, 17 इंच, 24 इंच, ये जो लगे हुए 40 इंच। अच्छा ये बताओ, ये अगर मैं बता रहा हूं कि मॉनिटर अलग अलग साइज में आता है तो इसको मापते कैसे हो? अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है 40 इंच का है, और मैं कहूं इसको प्रूफ करके दिखाओ 40 इंच है, कैसे मापोगे? हाँ बताओ। हाँ, पटरी लाख दे रहा हूं मैं भी, मपवाता हूं तुमसे। किससे? ऐसे नापोगे, ऐसे नापोगे? हाँ, सब लोग लिख लीजिएगा। मॉनिटर की जो साइज मापी जाती है वो कैसे मापी जाती है? डायगोनल मापी जाती है। डायगोनल में मापते हैं, मतलब विकर्ण के रूप में मापते हैं। ठीक, ऐसे लेके नहीं मापेंगे, तो इस बात को भी जानते रहिएगा। ठीक, आगे लिखिएगा। अभी जो मॉनिटर आता है ना, मॉनिटर, इसमें भी दो तरह के मॉनिटर आपको पढ़ने हैं। एक समझना है CRT। कौन सा? CRT। पुराने जमाने वाले टीवी देखे थे, कैथोड रे ट्यूब वाली, उसको हम लोग कहते हैं CRT मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर जो पुराने जमाने वाली टीवी नहीं होती थी बड़ी सी, हाँ, वो CRT मॉनिटर थी। अब CRT मॉनिटर की बात अगर आप करोगे तो समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए स्क्रीन है, इसके पीछे क्या होती थी? फास्फोरस की कोटिंग होती थी। यहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रॉन गन होती थी। पीछे से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, ये स्ट्राइक करते थे किस पर? फास्फोरस की लेप पर।
फिर इधर आपको से इमेज क्या होती थी, दिखाई देती थी। ये वाली टेक्निक अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है, धीरे धीरे क्या पूरी तरह से खत्म हो गई, अब इस पर नहीं बनता है। तो सीआरटी मॉनिटर में दो तरह के मॉनिटर आते थे, वो भी जान लीजिएगा। एक आता है मोनोक्रोम, आता है क्या, आता था, और दूसरा कौन सा, कलर। अरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखे हो, तो वैसे मॉनिटर भी कैसा आता था, ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, और दूसरा कौन सा, कलर। फिर शुरुआत हुई फ्लैट पैनलों की, किसकी, फ्लैट पैनल की। जैसे आज मैं अभी दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले था, तो उसको भी लिख लीजिएगा, पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात करोगे तो इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा एलसीडी, एलईडी। वैसे मॉनिटर की बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इस समय मॉनिटर आ रहा है, तो अभी बेसिक पर हम लोग समझते हैं और बाद में थोड़ा और आगे भी जानेंगे। एलसीडी फुल फॉर्म इसका लिख लीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और दूसरा कौन सा नाम रहेगा, लाइट इमिटिंग डायोड। तो आज के टाइम पर कौन सा जमाना चल रहा है भाई, किसका, एलईडी का। तो लाइट इमिटिंग डायोड वाले मॉनिटर का उपयोग आज के समय पर हम लोग कर रहे हैं, बाकी सारी पुरानी हो गई टेक्नोलॉजी। ये समझ पाए, इसको लिख लिया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि हमारा मॉनिटर पर इमेज कैसे बनती है, उसको हम लोग पिक्सल बोलेंगे, पिक्सल कैसे फॉर्म होता है, कौन से उसके बेसिक्स कलर होते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशंस क्या होता है। आप लोगों ने एक बड़ा शब्द सुना होगा, एचडी बोलते हो ना, एचडी, एचडी का पूरा नाम क्या है, हाई डेफिनेशन ना। तो ये होता क्या है, क्वालिटी किसकी, पिक्सल्स की क्वालिटी होती है। चलिए कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कि एचडी क्या है, स्क्रीन रेजोल्यूशंस क्या है, पिक्सल्स क्या होती हैं, मॉनिटर का हर्ट्ज रेट क्या होता है, कि तमाम चीज़ें, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या होता है, सॉरी थोड़ा गलत हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।